दोस्तों, आप लोग पिछले कुछ समय से कुछ इस तरीके की खबरें, कुछ इस तरीके की न्यूज़, कुछ इस तरीके की स्टोरीज़ लगातार सुन रहे होंगे, जिसमें लिव इन में रहने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। और ये जो लिव इन का मामला था, ये इतना ज़्यादा सुर्खियों में भी चला क्योंकि कुछ ऐसे बहुचर्चित केस हुए जिसकी वजह से इस लिव इन को लोग बहुत ही गंदी नज़र से देखने लगे। और दोस्तों, आज की जो घटना आप लोग सुनेंगे, ये प्यार और मोहब्बत को दागदार करने वाली एक ऐसी घटना है कि जिसको आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि कोई आखिर अपने प्यार को इस तरीके से बदनाम कैसे कर सकता है, कोई अपने प्यार को आखिर इस तरीके से नीलाम कैसे कर सकता है। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग जानेंगे, तो आप लोग बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की घटना की बात करूं तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला जिसको हम लोग बहराइच के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, रूपेडीहा थाना। और दोस्तों, इसी रूपेडीहा थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है, जमोग गाँव। और इसी जमोग गाँव में एक व्यक्ति रहते हैं जिस व्यक्ति का नाम है हनामत अली। दोस्तों, जो हनामत अली हैं, इनके घर परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इनकी जो बहन थी, जब उनके घर में एक बेटी होती है तो वो अपने भाई हनामत अली के यहाँ इस बेटी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसकी परवरिश तुम अच्छे से कर देना, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, इसे अच्छे स्कूल में डाल देना। तो उनकी जो भांजी होती है जिसका नाम शीबा होता है, ये इन हनामत अली के पास में आके रहने लग जाती है। अब दोस्तों, जब ये उनके पास में आके रहने लग जाती है, धीरे धीरे समय गुजरता है, वो उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देते हैं। अब जो शीबा थी, इसी साल 2024 में 20 साल की हो चुकी थी। और जब ये 20 साल की हो जाती है तो अचानक से एक दिन ये अपने घर से गायब हो जाती है। अब जो मामा थे हनामत अली और उसकी शीबा की जो मामी थी, यानी दोनों पति पत्नी अपनी भांजी को हर जगह पर ढूंढते हैं। पूरे गाँव के अंदर ढूंढा जाता है। कोई ऐसा घर जहाँ पर वो आमतौर पर जाती थी, वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। और अगर कोई फ्रेंड थी तो उस फ्रेंड से भी जानकारी निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी से भी शीबा के बारे में कोई भी जानकारी मिल नहीं पाती है। अब ये दोनों, जो शीबा के मामा और शीबा की मामी थे, ये इस कदर परेशान हो जाते हैं कि इसी 22 जुलाई साल 2024 को ये लोग दौड़े दौड़े भागे भागे रूपेडीहा थाने में पहुंचते हैं। और थाने में पहुंचने के बाद में पुलिस को बताते हैं कि उनकी एक भांजी है जो कि उन्हीं के घर पे रहती है, वहीं पर रह के पढ़ाई करती है। नाम शीबा है, उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। और ये जो शीबा है, ये घर से अचानक से कहीं गायब हो गई, साहब हमें मिल नहीं रही। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसी पे शक है, वगैरह वगैरह। तो जो शीबा के मामा होते हैं, ये बताते हैं कि दरअसल शीबा जिस स्कूल में पढ़ा करती थी, उसी स्कूल में पास ही के गाँव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अरुण सैनी, वो भी पढ़ा करता था। और जब शीबा कक्षा 8 में पढ़ती थी, उस समय जो अरुण सैनी था, ये कक्षा 10 में पढ़ा करता था। और इन दोनों के बीच में दोस्ती थी। मैंने कई बार इन शीबा को इससे फ़ोन पे बात करते हुए देखा था और मैंने उसको इस बारे में डांटा भी था। एक बार शीबा और अरुण को एक साथ देख लिया गया था, इस वजह से शीबा की काफ़ी ज़्यादा पिटाई की गई थी। एक बार जो मामा हनामत अली होते हैं, ये अरुण सैनी जहाँ पर रहता था, वहीं पास ही में एक चौराहे पर ये मेडिकल पे नौकरी करने लगा था। और उसी मेडिकल के चौराहे पर शीबा अक्सर उससे मिलने के लिए जाती थी। तो जो हनामत अली है, ये वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में उस अरुण सैनी से भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये भी दावा है कि उसके साथ में मार पिटाई भी की गई थी। बहरहाल, जब इस तरीके की रिपोर्ट्स जब मामा हनामत अली लिखवाते हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि 20 साल की लड़की है, प्रेम प्रसंग का मामला है, अपनी मर्जी से ही चली गई होगी। अब लिहाजा पुलिस वाले इस मामले में ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हैं, इसलिए बात आई गई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों को क्या पता था कि इस कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाला है। जो शीबा थी, उसके साथ में क्या हुआ था, अगर अरुण ने उसके साथ में ये सब कुछ नहीं किया था तो फिर किसने किया था। ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए बड़ी हैरान करने वाली आगे होने वाली थी। दरअसल 23 जुलाई साल 2024 को पुलिस को एक सूचना मिलती है। और पुलिस को सूचना मिलती है कि थाना नानपारा में, जो नानपारा कोतवाली है, इसी कोतवाली में जो नानपारा और रूपेडीहा का जो मार्ग है, इसी मार्ग पर एक गांव पड़ता है, होंडा बसेरी गांव। और दोस्तों, इसी होंडा बसेरी गांव के जो मैंने मार्ग आप लोगों को बताया, नानपारा और रूपेडीहा मार्ग, इसी मार्ग पर जंगलों में पुलिस को एक बिना सर की डेड बॉडी मिलती है।
अब पुलिस को जब वो बिना सर की डेड बॉडी मिलती है, जब लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं, पुलिस को जब फ़ोन करते हैं, पुलिस जब मौके पे पहुंचती है, तो उस डेड बॉडी को देखने के बाद में पुलिस बड़ी हैरान थी। दरअसल जो डेड बॉडी थी उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ था। किसी लड़की जो कि 20 से 21 साल की लड़की है, उसका शव है। अब जो शव है उसका सर मौजूद है नहीं, हाथ उसका मौजूद नहीं है। अब पुलिस वालों के लिए ये बड़ी मुश्किल थी कि आखिर ये जो शव है ये किसका है। सबसे पहले उसे कपड़े से ढांपा जाता है, उसके बाद में पुलिस वाले इस आस पड़ोस के जितने भी इलाके हैं सब में पूछताछ करते हैं कि कोई इस लड़की को जानता है। उसके बाद में ये पता लगाया जाता है कि आस पड़ोस के किसी गांव से कोई लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल के आसपास हो, कोई लड़की ऐसी जो गुम हुई हो, लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। उसके बाद में जो एसपी होते हैं वृंदा शुक्ला, वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सतर्क होते हैं और एक बहुत बढ़िया टीम का गठन करते हैं। एक टीम का गठन करते हैं। जो टीम होती है वो आस पड़ोस के जितने भी थाने होते हैं, वहाँ पर जितनी भी लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, वो सारी रिपोर्ट्स को खंगालते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी रिपोर्ट्स खंगाली जाती हैं उससे ये तो साबित नहीं हो पाता है कि आखिर ये लड़की कौन है, इसकी शनाख्त कैसे हो। अब पुलिस वालों के लिए मुश्किल ये थी कि लड़की की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। अगर लड़की की शनाख्त नहीं हो पाएगी तो पुलिस वाले कातिल को कैसे ढूंढेंगे। इसलिए पुलिस वालों की भी एक तरीके से नाक का सवाल। लिहाजा जो पुलिस वाले थे वापस से डेड बॉडी की तरफ आते हैं और वापस से इस डेड बॉडी के आधार पे ही अपनी छानबीन शुरू करते हैं। अब पुलिस वाले देखते क्या है कि इस डेड बॉडी के दाहिने पैर पर काला धागा बंधा हुआ है। अब पुलिस वाले वापस से जितनी भी रिपोर्ट्स खंगालते हैं, जितनी भी एफआईआर खंगालते हैं जो किसी की गुमशुदगी की दर्ज की गई थी, तो उसमें 22 जुलाई की एक एफआईआर जो कि थाना मैंने आप लोग को बताया रूपीडीह, इसमें दर्ज की गई थी। और इसमें जो पहचान बताई गई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो लड़की है उस लड़की के पाँव पर काला धागा बंधा हुआ है। अब दोस्तों, पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शीबा ही है। इसलिए शीबा के मामा और मामी को खबर कर दी जाती है। वो भी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं मंचूरियन, और यहाँ पर पहुंचने के बाद में जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी की शिनाख्त करते हैं और आखिरकार इन्हें डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है। मामा और मामी दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि उनकी ही भांजी शीबा है। अब शव की पहचान हो चुकी थी, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर जाती है कि आखिर कातिल कौन है। इसलिए पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। मामा और मामी से पूछताछ की जाती है। मामा मामी ने पहले ही एक लड़के का नाम बताया था, अरुण सैनी। अब अरुण सैनी पुलिस के रडार पर था। अब पुलिस अरुण सैनी से पूछताछ करती, ऐसे तो नहीं कर सकती थी कि जाके तुरंत अरुण सैनी को गिरफ्तार कर ले, लेकिन मामा ने जितनी भी बातें बताई थी पुलिस का शक तो उसके ऊपर गहराता है। लिहाजा पुलिस अब अरुण सैनी के घर पर दबिश डालती है। अब दोस्तों, जब अरुण सैनी के घर पर दबिश डाली जाती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो अरुण सैनी है वो घर पे मौजूद ही नहीं है। उसके बाद में पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव कर देती है। और दोस्तों, पुलिस जब अपने मुखबिर एक्टिव कर देती है तो पुलिस को सूचना मिलती है कि जो अरुण सैनी है ये अपने ही गांव से दूर एक जगह पर है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और मौके वारदात से अरुण सैनी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में पुलिस इससे पूछताछ करती है। अब शुरुआत में तो पुलिस जब अरुण सैनी से पूछताछ करती है तो अरुण सैनी पुलिस को इधर उधर की बातें, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि पुलिस अगर किसी को ऊपर पुलिस को ये शक हो जाए कि ये व्यक्ति कत्ल में इन्वॉल्व हो सकता है और पुलिस उससे सच जब उगलवाने पे आ जाती है तो कोई भी दुनिया की ताकत पुलिस को नहीं रोक सकती। और पुलिस जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है, जब पुलिस वाले अपना अंदाज़ इसको दिखाते हैं, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो ये पुलिस के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल दोस्तों, अरुण सैनी पुलिस को बताता है कि जब वो कक्षा 8 में पढ़ता था तो उसी समय जो शीबा है ये उसको ही स्कूल में पढ़ा करती थी और ये कक्षा 8 में पढ़ती थी और मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। उसी समय हम दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बढ़ती है, दोस्ती धीरे धीरे में प्यार में बदल जाती है। उसके बाद आए दिन ये दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातें किया करते थे। साथ जीने मरने की कस्में इन्होंने खाई थी। जो अरुण सैनी है ये उसी गांव के अंदर जहां शीबा अपने मामा के यहाँ रहती थी, अरुण सैनी भी मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था और उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। अब दोस्तों, जो अरुण सैनी था वो शीबा से अलग होना चाहता था, क्योंकि अरुण सैनी जब अपने मामा के यहाँ रहता था तो पास ही के एक गाँव में जहाँ चौराहे पर एक मेडिकल था, उसी मेडिकल पर ये नौकरी करने लगा था, यानी मेडिकल पर काम करने लगा था।
और इसी बीच में अरुण सैनी का रिश्ता तय हो जाता है। अरुण सैनी का जब रिश्ता तय होता है तो वो शीबा से अलग होना चाहता है, लेकिन शीबा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। शीबा अरुण सैनी को बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। अरुण सैनी के ऊपर बेहद दबाव था, वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब दोनों के धर्म भी एक नहीं है, शीबा मुस्लिम है, अरुण सैनी हिंदू है। अब समाज भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अरुण सैनी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। हालांकि दोस्तों जो अरुण सैनी था ये उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि जब शीबा के मामा ने उसकी पिटाई कर दी थी, और ये जो बात थी ये कहीं ना कहीं अरुण सैनी के दिमाग में, दिल में घर कर गई थी और ये इस बात को लेकर अपने दिल में बैठ गया था। लेकिन दूसरी तरफ इसके परिवार वालों का, इसके घर वालों का भी इस पर प्रेशर था कि जहाँ पर इसका रिश्ता तय किया गया वहाँ पर ये शादी कर ले। इधर शीबा लगातार इस पर प्रेशर डाल रही थी, उधर उसका जो मामा है आए दिन अरुण सैनी से झगड़ा किया करता था, यानी तीनों जगह से अरुण सैनी पिस रहा था। इसलिए अरुण सैनी ने सोचा इसकी इस परेशानी की वजह अगर कोई है तो शीबा है। इसलिए अरुण सैनी चाहता था कि जो परेशानी की जड़ है उस जड़ को ही इस दुनिया से उखाड़ फेंकना है। इसलिए ये अपने एक साथी कुलदीप उसको अपने साथ मिलाता है और उसके बाद में शीबा की हत्या की प्लानिंग करता है। उसके बाद में दोस्तों अरुण सैनी और अपने दोस्त के साथ मिलकर ये शीबा को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में ये कहता है कि पास ही में गांव में जो जयसवाल का ईंट का भट्टा है तुम वहीं पर आ जाओ। जो शीबा थी अरुण सैनी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए अपने घर से किसी को बिना बताए अरुण सैनी से मिलने के लिए आ जाती है। अरुण सैनी और उसका जो दोस्त था ये शीबा को मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं और गाँव के पास ही जो जंगल वाला रास्ता था उस जंगल वाले रास्ते पर ये लोग निकल जाते हैं, झाड़ियों में पहुंचते हैं। इनको शीबा को लग रहा था कि शायद यहाँ पर प्यार मोहब्बत के कुछ पल गुजारेगी, लेकिन शीबा को ये नहीं पता था कि शायद अरुण सैनी से उसकी ये लास्ट मुलाकात है और उसके बाद शायद वो इस दुनिया में भी ना रहेगी। और शीबा जब अरुण सैनी के साथ झाड़ियों के बीच में पहुँचती है तो उसी समय अरुण सैनी और उसका जो दोस्त होता है कुलदीप, ये दोनों मिलकर शीबा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में उसके शव से उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, उसको बिल्कुल नग्न अवस्था में कर दिया जाता है और उसके बाद में उसके सर को काट लिया जाता है, उसके हाथ को काट लिया जाता है। और ये सब कुछ अरुण सैनी ने इसलिए किया था ताकि शीबा की पहचान ना हो सके। उसके बाद में ये लोग उसके हाथ और उसके सर को पास ही में नहर में फेंकते हैं और ये दोनों आरोपी अपने मोबाइल भी नहर के अंदर ही फेंक देते हैं। दोस्तों पुलिस ने शीबा का जो शव था ये 23 जुलाई को बरामद किया था। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूँ तो शीबा की पहचान हो गई है, लेकिन कोर्ट के अंदर बहुत ठोस सबूत चाहिए, इसलिए पुलिस अब डीएनए टेस्ट का सहारा लेगी। बहरहाल दोस्तों ये जो कत्ल हुआ ये कत्ल मोहब्बत में हुआ, और मोहब्बत भी एक ऐसी जगह जहाँ पर ना तो जात एक है ना धर्म एक है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे फैसले करते हैं। इसलिए जो लड़कियाँ चाहे वो किसी भी समाज से हों, चाहे मुस्लिम समाज से हों, हिंदू समाज से हों या फिर ईसाई हों, सिख हों, कोई भी हो, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाकर अगर शादी करते हो तो उससे आपको एक सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने परिवार की सहमति से शादी करें। हालांकि प्यार मोहब्बत के विरुद्ध तो मैं नहीं हूँ, मेरी भी एक बेटी है और मैं चाहता हूँ, मेरा दिली सपना ये है कि उसकी जो हाथ पीले हो वो मेरी ही मर्ज़ी से हो, लेकिन एक माता पिता की यही चाहत होती है। बाकी नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। तो दोस्तों सभी लड़कियों को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम देख परख लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्राइम है ये लिव इन में और प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कुछ कमेंट्स हैं उसमें डॉक्टर सिद्दीक लिखते हैं, आज की कहानी सुनते हुए बार बार अपनी शादी की बातों में खो गए, बहुत अच्छा लगा सुनाने का अंदाज़। तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो कि आपके कमेंट्स पर 10 लाइक भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद अपनी शादी की बातों में खो गए होंगे। संतोष कुमार लिखते हैं, नमस्कार सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं, आपकी आवाज़ और अंदाज़ बहुत अच्छा है। रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो आपका शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी लिखते हैं कि मुझे पहला लाइक करने में बहुत आनंद आता है। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका सदैव मैं आभारी रहूँगा। नव मेहता लिखते हैं, कहानी इतनी लंबी नहीं थी जितनी आपने सुना दी। तो भाई आपने कमेंट्स किया, शायद आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आपका शुक्रिया। मोहम्मद अहमद लिखते हैं, ताहिर के साथ बहुत गलत हुआ, लुधियाना पंजाब से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया।
उसके बाद में कन्या गुरुल हैं, लिखते हैं माथे को चूमता रहता, भले ही उसको सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद में योगेंद्र जैन हैं, लिखते हैं बोलने का तरीका अच्छा है और स्टोरी आप थोड़ी शॉर्ट बनाएं 2-3 मिनट की तो अच्छा होगा। तो योगेंद्र जी, बहुत सारे लोग जो स्टोरी टेलिंग चैनल को पसंद करते हैं तो उसमें लेंथी वीडियोस पसंद करते हैं, क्योंकि वो वीडियो को लगा के रख देते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं और कहानी भी सुनते रहते हैं। उमराव सिंह हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक जी, कैसे हो? तो भाई ठीक हैं, आप कैसे हो? दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं कहानी अच्छा लगा, बट किसी के साथ फरेब नहीं करना चाहिए था, थैंक मिस्टर मलिक। तो भाई आपका शुक्रिया। यूज़र हैं, लिखते हैं भाई जाना, और उन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो भाई आपका शुक्रिया। लिखते हैं परिवार से लड़की वालों के 2 गुना पैसा वसूल करना चाहिए। उसके बाद में एवेंज करके आईडी है, लिखते हैं गुड सर, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में कृष्ण हैं, लिखते हैं मलिक भाई इसके बगैर अगर कोई कहानी हो तो सुनाओ। तो भाई कल की कहानी तो बिल्कुल डिफरेंट थी। और उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते भाई साहब, नाइस स्टोरी सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में PN सिंह का कमेंट है, तो भाई आपका शुक्रिया। नरेश कुमार हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में महेश लश्करी हैं, लिखते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में खुर्शीद आलम हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, सलाम करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वालेकुम सलाम। उसके बाद में वी आर इंडियंस हैं, लिखते हैं शादी में जो रस्में होती हैं ये बेवजह की बकवास होती हैं, जो शरीयत के हिसाब से होती हैं तो वही ठीक है। उसके बाद में दीपक भोजगी करके आईडी है, लिखते हैं QR क्यों लगाया था? तो भाई मैंने लगाया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से व्यूज़ डाउन है, तो हमारी भी जीविका चल रही है, लेकिन किसी पे कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर नहीं। अगर किसी को अपनी मर्ज़ी के माध्यम से ऐसा लगता है कि हेल्प करनी चाहिए तो वो कर सकता है। MT आलम है, लिखते हैं तमीज़ आलम फरबेसगंज अररिया बिहार से, तो भाई शुक्रिया। उसके बाद में द फिल्मी हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में श्रीकांत कुंद्रा हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अखिलेश यादव ऑफिशियल करके आईडी है, लिखते हैं बहुत ही पकाते हो, तो भाई आपका शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आज की कहानी के अंदर पुलिस की एक ऐसी तफ्तीश है जिसको सुनने के बाद में वाकई पुलिस के काम को सैल्यूट करने को दिल करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।